दोस्तों, ये इस कहानी का आखिरी एपिसोड है। अभी के लिए हमने 2 सीज़न एक्सप्लेन किए। इस सीरीज का साल में बस एक ही सीज़न रिलीज होता है जिसमें 10 एपिसोड्स होते हैं। कहते हैं कि इसके टोटल 8 सीज़न होंगे, मतलब कि 40 एपिसोड्स और भी आएंगे, मगर अभी वो रिलीज नहीं हुए। हाँ, अगर गेल्डोर्निक की तरह हम भी जिंदा रहे तो हम इस कहानी का अंत जरूर देख पाएंगे। मजाक अपनी जगह दोस्तों, मगर फाउंडेशन एक ऐसी कहानी है जो आपकी सोच बदल सकती है। ये 20 घंटों की कहानी हमने 7-8 घंटों में एक्सप्लेन की और कोशिश की कि काफी डिटेल से आपको समझाए। पर अगर आपको कभी मौका मिले तो ये जरूर देखना। एप्पल टीवी प्लस पर ये आपको मिल जाएगी और ये भी उम्मीद करते हैं कि हमारा काम आपको पसंद आया होगा। चलिए अभी के लिए इस कहानी का अंत करते हैं। हमेशा की तरह शुरुआत गेल्डोर्निक की आवाज से होती है। गेल कहती है कि मैं बचपन में अपनी माँ से बहुत सारे सवाल करती थी। मैं पूछती थी कि जब हम मर जाते हैं तो क्या होता है, हमारी ऊर्जा कहाँ जाती है और ब्रह्मांड का क्या कभी ब्रह्मांड का भी अंत होगा, और ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ था। ऐसा मुमकिन कैसे है कि पहले कुछ नहीं था और अब बहुत कुछ है। फिर हम हैरी, सेल्डन और गेल को देखते हैं। पिछली कहानी में हमने देखा कि सही मौके पे हैरी ने सेल्वर और गेल को बचा लिया था जब तेलम उन्हें मारने वाली थी। हैरी आया और उसने तेलम का सर कुचल दिया। मगर हमने ये भी तो देखा था कि हैरी की तो मौत हो चुकी थी। सेल्वर हैरी से पूछती है कि मैंने अपनी आंखों से तुम्हारी लाश देखी थी, तुम बेजान पड़े थे, तुम जिंदा कैसे हो। हैरी कहता है कि तुमने वहाँ सिर्फ एक लाश देखी थी सेल्वर, लेकिन वो लाश मेरी नहीं थी। तब गेल बताती है कि जब हैरी पानी में डूब रहा था तब मैं उसकी मौत को महसूस कर पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सांसें बंद हो रही हो। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। हैरी तक पहुंचने में बहुत देर हो जाती, इसलिए मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया जैसे तेलम ने मुझे सिखाया था। दरअसल गेल ने वहां खड़े गार्ड को अपने वश में कर लिया था जिसने हैरी को आजाद किया। आजाद होते ही हैरी ने उस गार्ड को जान से मार दिया और अपनी जगह उसकी लाश को बांधा। गेल ने एक ऐसा माया जाल बनाया जिससे सबको, यहाँ तक के सेल्वर को भी ऐसा ही लगा कि वो लाश हैरी की थी। गेल कहती है कि यह आसान नहीं था हैरी को वहां से निकालना और इस बात को तेलम से छुपाना। मेरी एक छोटी सी गलती से वो मेरा दिमाग पढ़ सकती थी। मेरा और हैरी का दिमाग जुड़ा हुआ था। हमने एहसास का एक पुल बनाया। मैं उसे रास्ता दिखाती थी और हैरी को यहाँ से दूर ले गई ताकि तेलम उस तक ना पहुँच पाए। ये सब बहुत मुश्किल था और इसीलिए मैंने तुमसे भी इस बात को छुपाए रखा। सेल्वोर कहती है कि तभी तुम्हारा बर्ताव बहुत अजीब सा था, मगर मैं जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है। हैरी कहता है कि अगर तुमने भागने की कोशिश ना की होती सेल्वोर तो शायद आज हम जिंदा ना होते। तुमने हमें बचाया। तभी शिप में अलार्म बजने लगा कि कोई अनजान जीवन इस ओर आ रहा है। ये लोग बाहर देखते हैं तो इग्नस ग्रह के लोग आ रहे थे। वो सभी जो तेलम के लिए काम करते थे। इन्हें तो लगा कि शायद वो इन पर हमला करेंगे, मगर जोसाया कहता है कि तुम बाहर आ सकते हो, तुम्हें हमसे डरने की जरूरत नहीं। हैरी कहता है कि हम तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करें। तब एक लड़की कहती है कि तुम समझे नहीं, तेलम मर चुकी है। उसने हमारे दिमाग को जकड़ के रखा था। हम खुद से कुछ भी सोच नहीं पाते थे, लेकिन तुमने हमें आजाद किया। अब हमारी सोच हमारी अपनी है, हम तो उसके गुलाम थे। हैरी गेल की ओर देखता है कि वो क्या फैसला करे। गेल इशारा करती है कि दरवाजा खोल दो। बाहर आते ही वो सारे लोग इनके सामने झुक जाते हैं। दोस्तों, इग्नस पर अब सबसे आखिर में आएंगे कि गेल, सेल्वर और हैरी सेल्डन का क्या होता है। अब बाकी की कहानी समेटने की कोशिश करते हैं तो जाते हैं ट्रेंटोर पर। हमने देखा कि रू और डस को एक रहस्य में तहखाना मिला और तहखाने में छुपा था डिमर्जल का असली राज, उसका ओरिजिन, जो अब हम जान गए कि क्लियोन ने ही डिमर्जल को ढूंढा था, उसे आजाद किया था और रीप्रोग्राम किया। वैसे तो डिमर्जल टर्मिनस पर गई थी, मगर उसे पता चल चुका था कि कोई उसके सीक्रेट चैम्बर में आ चुका है। डस्क और रू वहाँ कैद थे, निकलने की कोशिश कर रहे थे, मगर ये आसान नहीं था। और तभी डिमर्जल वहाँ पहुँच जाती है। डस्क हैरानी से पूछता है कि डिमर्जल, तुम्हें तो टर्मिनस पर होना चाहिए, आखिर तुम यहाँ कैसे। तो वो सच बता देती है कि मुझे पता चल गया कि यहाँ कोई आया है। तुम दोनों पहले इंसान हो जिन्होंने पिछले 600 सालों में पहली बार इस तहखाने में कदम रखा है। क्लियोन ने तुम्हें मेरी कहानी बता दी होगी और अब तुम सब कुछ जानते हो। इस पर डस्क पूछता है कि वो तुम ही थी जो हमें कठपुतलियों की तरह नचाती थी, हमें सिंहासन पर बिठाकर तुम नाटक करती रही। डिमर्जल कहती है कि क्लियोन ने मुझे पूरा किया, लेकिन सब वैसा नहीं था जैसे मैं चाहती थी। मैं तो खुद एक कठपुतली हूँ। कम से कम तुम्हारे पास अपनी एक सोच तो है, मेरे पास तो वो भी नहीं। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे अंदर इच्छाएं और प्यार की भावनाएं कहाँ से आती है। जब कभी मैं इन भावनाओं के बारे में सोचती हूँ तो मेरे मन में सिर्फ क्लियोन का ख्याल आता है। मुझे उनका बचपन याद आता है जब मैं उससे पहली बार मिली थी। वो ना डॉन था, ना डे था, ना ही डस्क। वो दिन का एक पूरा पहलू था, जैसे सूरज का एक पूरा चक्कर। क्लियोन के लिए मैं वो राज थी जिसे सुलझाने के लिए वो अपना सब कुछ कुर्बान कर बैठा। उसने मुझे बचाया और मैं उससे प्यार करती थी। जब डिमर्जल ये सब बता रही होती है तो एक लम्हे के लिए भी ऐसा नहीं लगा जैसे डिमर्जल कोई रोबोट हो।
ऐसा महसूस होता है जैसे वो सचमुच की इंसान हो, उसके अंदर भी जज्बात हो और हम उसकी आंखों में आंसू भी देख पाते हैं। डिमर्जल कहती है कि मैं ये भी जानती हूँ कि क्लियोन के लिए मेरी ये भावनाएं मेरे प्रोग्राम का हिस्सा है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि अगर ये मेरे प्रोग्राम का हिस्सा ना होती तो क्या मैं कुछ महसूस भी करती, क्या मैं तब भी उनसे प्यार करती। लेकिन मुझे चाहकर भी इसका जवाब नहीं मिल सकता और इस बात के लिए मैं उनसे नफरत करती हूँ। रूह कहती है कि हमें यहाँ से जाने दो। जब डे की शादी सिरत से हो जाएगी और क्लियोन का ये वंश खत्म होगा तो तुम भी आजाद हो जाओगी। फिर जेनेटिक डायनेस्टी की रक्षा करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। डिमर्जल कहती है कि मैं ऐसा होने नहीं दे सकती और इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मुझे क्लियोन ने ऐसे ही रीप्रोग्राम किया है। डस कहता है कि हम तुम्हारे प्रोग्राम को बदल देंगे, जिस पर डिमर्जल समझाती है कि अगर तुमने कोशिश भी की तो मैं सबको मार दूंगी। मैं अपने कोडिंग से मजबूर हूँ। तब डस्क समझ जाता है कि उन हथियारों को डिमर्जल नहीं भेजा था जिसने सम्राट डे को मारने की कोशिश की थी। डिमर्जल उसे मरवाना नहीं चाहती थी, बस उसे डराना चाहती थी, क्योंकि उसका ये हमला एक बड़े प्लान का हिस्सा था ताकि वो इसका इल्जाम सिरत को दे और ये मंगनी टूट जाए। डिमर्जल कभी जेनेटिक डायनेस्टी को खत्म होने ही नहीं देगी, मगर चूंकि डिमर्जल कोई इंसान नहीं है इसलिए वो इंसानों की तरह छोटी सोच नहीं रखती। रूह कहती है कि फिर हमारी इन यादों को मिटा दो। डिमर्जल कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे ग्रह पर यादों को वापस लाया जाता है, इसलिए मैं ये भी नहीं कर सकती। तब रूह भागने की कोशिश करती है तो डिमर्जल उसे पकड़ लेती है। डस कहता है कि कोई फायदा नहीं, हमारी मौत तो तभी हो चुकी थी जब हमने यहाँ कदम रखा था। डिमर्जल पूछती है कि क्या डॉन को इस बारे में कुछ पता है, तो डस कहता है कि वो कुछ नहीं जानता, तुम चाहो तो उसकी यादों की जांच करवा लो। डिमर्जल कहती है कि मैं सब जानती हूँ, डॉन का तुम्हारे साथ यादों की छानबीन करना और उसका छुप छुप कर सिरत से मिलना, सिरत को भी इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मैंने उस पर इल्जाम लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। वहाँ बाहर महल के बागीचे में दिखाया जाता है कि सम्राट के सैनिक सिरत को हिरासत में ले लेते हैं सम्राट डे पर हमला करने के इल्जाम में, जो उसने नहीं किया था। ये सारा प्लान डिमर्जल का था। आखिरी समय में डस्क डिमर्जल के करीब आता है, उसके चेहरे को छूता है, गले से लगाता है, कहता है कि कोई बात नहीं डिमर्जल, मैंने तुम्हें माफ किया। हम में से कोई भी आजाद नहीं था, हम बेवकूफ थे जो ये सोचते थे कि हम आजाद हो जाएंगे। डिमर्जल काफी भावुक लग रही थी। वो रोते हुए कहती है कि मुझे हर लम्हा याद है। मुझे ये भी याद है कि जब तुम 1 साल के थे, तुमने पहली बार सूरज को देखा। तुमने अपनी छोटी उंगली से आसमान की ओर इशारा किया। तुम खुश थे, तुम वो मुझे दिखाना चाहते थे जैसे तुमने कुछ पा लिया हो और तुम्हें इस बात पर गर्व था। डस कहता है कि मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है इसलिए, और आज भी करता हूँ। इसके बाद डिमर्जल उन दोनों को मारकर उस कमरे से बाहर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ सम्राट डे टर्मिनस की तबाही देखकर अपनी जीत की खुशी मना रहा था। वो कांस्टेंट से पूछता है कि बताओ और कितने ग्रहों को तुम लोग अपने साथ मिला चुके हो। अभी अभी टर्मिनस नष्ट हुआ, इसलिए कांस्टेंट बहुत दुखी थी। वो आगे आती है, जवाब देती है कि 7 ग्रह। सम्राट पूछता है कि मुझे उनके नाम बताओ। कांस्टेंट जवाब देती है कि आप तो पहले से ही नाम जानते हैं। तो सम्राट कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। कांस्टेंट उन 7 ग्रहों के नाम लेती है जिसमें थेस्पियस, इनेक्रियंस और सेवाना भी शामिल थे। सम्राट डे जनरल रियोस को आदेश देते हैं कि जहाजी बेड़े को सेवाना पर जम करवाओ, ये विनाश वहां से शुरू होगा और गद्दार अपने अंजाम को पहुंचेंगे। रियोस कहता है कि फाउंडेशन तबाह हो चुका है और मैंने टर्मिनस को आपके कहने पर इसलिए बर्बाद किया क्योंकि मुझे लगा था कि आपका बदला यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आपने ये सब ना रोका तो ये साम्राज्य की तबाही होगी। इस पर सम्राट डे रियोस को थप्पड़ मारकर कहता है कि तुम कौन होते हो मेरे आदेश को टुकराने वाले, मैं तुमसे तुम्हारे अधिकार छीनता हूँ। फिर वो स्पेसर को आदेश देता है कि जंग की तैयारी करो। इस पर स्पेसर कहती है कि जैसे आपका हुक्म सम्राट। वो जंग की प्रक्रिया को शुरू करते हैं, मगर तभी वहाँ मौजूद वो सभी इंपीरियल शिप्स एक एक करके नष्ट होने लगे। सम्राट डे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, तो स्पेसर जवाब देती है कि हर शिप जो जंग कर रहा है वो एक दूसरे के बहुत करीब है। एक बार स्पेस पोर्ट हो जाए तो वो हर चीज को मिटा देता है, हर शिप अब इससे तबाह हो जाएगा। सम्राट गुस्से में कहता है कि ये सब अभी रोको और सुरक्षित जंग की प्रक्रिया शुरू करो। स्पेसर जवाब देती है कि अब हम इसे नहीं रोक सकते। तो सम्राट कहता है कि ठीक है, मुझे यहाँ से सुरक्षित निकालो। स्पेसर बताती है कि हम ये भी नहीं कर सकते, सिस्टम इसकी इजाजत नहीं देगा। एक एक करके ये सभी जहाज नष्ट हो जाएंगे। सम्राट डे कहता है कि ये आत्महत्या है, इन जहाजों में तुम्हारे स्पेसर्स है वो भी मारे जाएंगे। तो वो स्पेसर जवाब देती है कि ये एक छोटी सी कीमत है मेरे लोगों की आजादी की। और तब हम जान पाते हैं कि दरअसल हॉबर मेलो जब स्पेसर की मुखिया के पास गया था, असल में वो उससे सौदा कर चुकी थी। बस सम्राट डे को धोखा देने के लिए उन्होंने ये चाल चली। कांस्टेंट समझ जाती है हॉबर के हाथ पर जो डिवाइस थी, जंप का ये सीक्वेंस उसी में था। कांस्टेंट कहती है कि ये तुमने किया।
हॉबर मेलो कहता है कि हैरी ने मुझे एक फुल प्रूफ प्लान के साथ भेजा था। वो सम्राट से कहता है कि तुम्हें लगा कि तुमने हमें हरा दिया, मगर असल में खिलवाड़ तुम्हारे साथ हुआ है। हॉबर अपने हाथ का निशान दिखाकर कहता है कि जंप सीक्वेंस इसी से एक्टिवेट होना था, मगर इसे एक्टिवेट करने के लिए मुझे एक स्पेसर और इंपीरियल शिप का ब्रिज चाहिए था, इसलिए मैंने वो नाटक किया और तुम खुद मुझे यहाँ ले आए। हमने वो नाटक किया ताकि मैं तुम्हारे किसी जंप शिप तक पहुँच सकूँ। आपको याद तो होगा पिछले एपिसोड में रियोस ने हॉबर के हाथ पर इस निशान को देखा था। हॉबर कहता है कि रियोस को इस बात की भनक लग चुकी थी, मगर तुमने कभी उसकी बात सुनी ही नहीं। तुम ही हमारा असली चारा थे, तुम हैरी का चारा बने। हैरी ये चाहता था कि तुम अपने सभी जहाजों की टोली लेकर टर्मिनस पर हमला करने आओ और तुमने वैसे ही किया। तुम्हारा अनुमान लगाना बहुत आसान है, तुम एक छोटे बच्चे की तरह हो। ये सुनकर सम्राट डे को गुस्सा आता है। वो हॉबर मेलो को पीटने लगा। सम्राट की भी अच्छी धुलाई होती है। वो अपने सैनिकों से कहता है कि मैं अपनी जंग अकेले लड़ना चाहता हूँ। इस बीच रियोस भी इस लड़ाई में कूद जाता है और काफी देर तक इन दोनों में भी गंभीर हाथापाई होती है। दोनों एक दूसरे को काफी जख्मी करते हैं। तब सम्राट डे जहाज का दरवाजा खोलकर बेलरियोस को बाहर फेंक देता है अंतरिक्ष में, लेकिन हम देखते हैं कि अचानक रोशनी चमकती है और रियोस की जगह सम्राट डे टर्मिनस पर गिरने लगे। देखते ही देखते उसकी मौत हो गई। कॉन्स्टेंट पूछती है कि तुमने ये सब कैसे किया। तब रियोस उसे हॉबर मेलो की कास्टलिंग डिवाइस दिखाकर कहता है कि इसकी मदद से, दरअसल इस डिवाइस की मदद से दो शरीरों की जगह को आपस में बदला जा सकता है। अगर आपको याद हो तो पिछली कहानी में इस डिवाइस की मदद से हॉबर ने चोरी करने की कोशिश की थी कोरल ग्रह पर, मगर अब शिप पर अलार्म बजने लगे। खबर मिलती है कि कुछ ही समय में इनका शिप भी नष्ट होने वाला है। सम्राट के गार्ड्स रियोस पर बंदूक तानते हैं तो रियोस कहता है कि तुम चाहो तो मुझे मार दो, क्योंकि मरना तो आज सब ने है। बेहतर है इस आखिरी समय में तुम अपने अपने ईश्वर को याद कर लो। ये सुनकर गार्ड्स रियोस को छोड़ देते हैं। हॉबर कहता है कि तुम्हारे लोगों के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन सेल्डन ने मुझे ये सब राज रखने को कहा था। इस पर बेलरियोस कहता है कि मेरे लोग बलिदान देना जानते हैं और वैसे भी हमारे लाख लोगों के बलिदान से अरबों लोगों की जान बच जाएगी। बेलरियोस कहता है कि हमारे पास अभी भी एक पॉड बचा है जिससे तुम में से किसी एक की जान बच सकती है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक दिन की ही ऑक्सीजन है। हॉबर कॉन्स्टेंट को क्रायोपोड में जाने को कहता है। कॉन्स्टेंट इसके लिए मना करती है, मगर हॉबर उसे मना लेता है और कहता है कि तुम लोगों में विश्वास को जिंदा रखना जानती हो। मैं हमेशा से चाहता था कि अंधकार का ये समय कम हो जाए, मगर ये धार्मिक बातें मेरे समझ से बाहर थी। कॉन्स्टेंट कहती है कि नहीं, तुम एक हीरो हो, लोग तुम्हें याद रखेंगे, मेरे साथ चलो। हॉबर मेलो कहता है कि मेरा योगदान यहीं तक था, मगर तुम मेरी इस आशा को जिंदा रखोगी। कॉन्स्टेंट बहुत रोती है। ये दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और कॉन्स्टेंट उसकी बात मानकर क्रायोपोड में बैठ जाती है। जाते जाते कॉन्स्टेंट कहती है कि तुम्हें मेरा असली नाम नहीं पता ना? तो हॉबर जवाब देता है कि नहीं। कॉन्स्टेंट कहती है कि मेरा नाम उम्मीद है। हॉबर पूछता है कि सच में? कॉन्स्टेंट कहती है कि नहीं। इसके बाद वो पॉड में निकल जाती है। अब रह गए बेलरियोस और हॉबर मेलो। हॉबर मेलो रियोस से कहता है कि एक आखिरी जाम हो जाए। हॉबर अपनी खास शराब की बोतल निकालता है और कहता है कि मैंने पिछले 15 सालों से इसे किसी खास मौके के लिए बचा के रखा था, शायद अब वो समय आ गया है। रियोस कहता है कि एक हफ्ता पहले जब मैं कैद में था एक ग्रह पर, तो मुझे लगा था कि मेरी मौत उसी ग्रह पर हो जाएगी, मगर अपने ही जहाज पर मौत को गले लगाने में मुझे गर्व महसूस होता है। वैसे भी मैंने सम्राट से अपना बदला तो ले लिया, उस मनहूस को एयरलॉक से बाहर फेंक दिया। हॉबर गैल्वन की मौत के लिए दुख जाहिर करता है तो रियोस कहता है कि हम दोनों जानते थे कि सम्राट हमें कभी एक साथ रहने नहीं देगा और मुझे गर्व है ऐसी मौत पर। फिर ये दोनों शराब पीते हैं, लेकिन वो बहुत कड़वी थी। तो रियोस हंसकर कहता है कि तुमने अब तक इसे संभाल के रखा था, ये तो काफी घटिया है। बेलरियोस पूछता है कि उस जानवर का क्या नाम था जिसने मुझ पर हमला किया था? तो हॉबर कहता है कि उसका नाम बेकी था। तो बेलरियोस मजाक में कहता है कि इसका स्वाद बेकी के पेशाब जैसा है। असल में इन बातों का और कोई मतलब नहीं था, बस मौत करीब थी। एक दूसरे को हिम्मत दे रहे थे। ये एक एक करके सभी जहाज नष्ट हो रहे थे। मरने से पहले बेलरियोस कहता है कि ये जाम उनके नाम जो लड़े और लड़ने की वजह पूछी। इसी के साथ एक धमाका और वो सारे इंपीरियल जहाज नष्ट हो गए। हॉबर मेलो और बेलरियोस के साथ साम्राज्य का पूरा जंगी बेड़ा तबाह हो गया। ये तबाही देखने लायक थी। साम्राज्य का एक एक जमशिप किसी खिलौने की तरह नष्ट हो रहा था। वही ट्रेंटोर पर डॉन सिरत की गिरफ्तारी देखता है। वो डिमर्जल से कहता है कि सिरत को आजाद कर दो, जब तक सम्राट डे नहीं आ जाते यहाँ मेरा आदेश चलेगा। डिमर्जल कहती है कि मेरे पास सबूत है कि सम्राट डे पर हमला करवाने वाली सिरत थी, ये फैसला तुम्हारा नहीं है। तब डॉन डिमर्जल की गर्दन पर हरे रंग का निशान देखता है और हरे रंग का ये निशान साम्राज्य की कहानियों में एक सम्राट की गद्दारी को दर्शाता है। ये निशान मरने से पहले डस्क ने ही बनाया था डिमर्जल के गर्दन पर। आपको याद है ना, उसने डिमर्जल के चेहरे को छुआ था। डॉन समझ जाता है कि इस सब के पीछे डिमर्जल का ही हाथ है, इसलिए वो उस समय कुछ नहीं कहता, लेकिन बाद में वो गार्ड्स को मारकर सिरत को छुड़ा लेता है। सिरत कहती है कि हम इनसे चुप नहीं सकते, तो डॉन कहता है कि अब हमें चुपना नहीं है,
अब यहाँ से निकलना होगा। वही डिमर्जल को खबर मिलती है कि उनके सभी जर्मशिप नष्ट हो चुके हैं और डे की मौत हो गई है। साथ ही वो देखती है कि सीरत और डॉन प्रजा के सामने ये ऐलान करते हैं कि डे की मौत के बाद डॉन सीरत से शादी करने वाला है। लेकिन तभी गौर करने पर डिमर्जल देखती है कि ये असली डॉन और सीरत नहीं बल्कि उनके बहरूपिया है। डिमर्जल असली डॉन और सीरत को ढूंढने के आदेश देती है, मगर तभी डॉन खुद उससे संपर्क करता है। वो कहता है कि हम यहाँ से दूर जा रहे हैं और मैं जानता हूँ कि तुमने डस्ट को मार दिया है। डिमर्जल कहती है कि तुम बच के नहीं जा सकते, मैं अपने प्रोग्राम से बंदी हूँ, मैं तुम्हें ढूंढकर मार दूंगी। तभी सीरत डॉन को बताती है कि वो माँ बनने वाली है, जिस पर डॉन को खुशी हुई। डिमर्जल कहती है कि तुम्हारा बच्चा चाहकर भी एक शक्तिशाली राजा नहीं बन पाएगा, वो कमजोर होगा। जिस पर डॉन कहता है कि मैं उसे राजा नहीं बनाऊंगा, मैं बस चाहता हूँ कि उसे वो प्यार मिले जो कभी हमें नहीं मिला। डॉन डिमर्जल से कहता है कि मैंने हमेशा तुम्हें अपनी माँ जैसा समझा है, क्योंकि तुमने मुझे एक माँ की तरह प्यार दिया। मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे प्रोग्राम का हिस्सा है, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि इसके बगैर भी तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर डिमर्जल रोने लग जाती है और हम देखते हैं कि डॉन सीरत के साथ एक जहाज में ट्रेंटोर से दूर निकल जाता है। वही इग्निस पर हैरी, गेल और सेलबोर्ड तेलम के लोगों के साथ थे। तभी हम जोसाया को देखते हैं जो कुछ परेशान था। वो गेल को कुछ बताने की कोशिश करता है मगर बता नहीं पाता और तभी वो उठकर बंदूक उठाता है, उसे गेल पर तान देता है। ये देखकर सेलबोर उसे रोकने के लिए चाकू फेंकती है, मगर गोली चल चुकी थी जो सेलबोर को लगी। जोसाया भी मरने वाला था। वो कहता है कि मरने से पहले तेलम ने उसके दिमाग पर कब्जा किया था। वो गेल को बताना चाहता था मगर बता नहीं पाया। वो कहता है कि तेलम अब बहुत कमजोर हो चुकी है और मेरे साथ ही मरने वाली है। वो डरी हुई है, चिल्ला रही है, मगर मुझे कोई डर नहीं। ये कहकर जोसाया की मौत हो जाती है। वही सेलबोर का भी बहुत खून बह चुका था। गेल रोते हुए मदद मांगती है तो सेलबोर पहली बार उसे माँ पुकारती है। सेलबोर खुश थी। वो गेल से कहती है कि तुम इसका मतलब समझती हो, इसका मतलब है कि तुम ठीक थी, हम भविष्य को बदल सकते हैं। क्योंकि उस झलक के मुताबिक सेलबोर की मौत म्यूल के हाथों होने वाली थी 150 साल आगे। सेलबोर कहती है कि मुझे विश्वास है कि तुम बेहतर आने वाले कल के लिए लड़ोगी। इसके बाद सेलबोर हार्डिन की मौत हो गई और फिर हमें उसका अंतिम संस्कार दिखाया जाता है, जहां हैरी गेल को संभालता है। वही हम कॉन्स्टेंट के पॉड को देखते हैं जो अंतरिक्ष में तैर रहा था। तभी वो देखती है कि उसका पॉड एक विशाल वॉल्ट में प्रवेश कर रहा है। कॉन्स्टेंट हैरान थी। जब वो पॉड से बाहर आई तो पॉली उसके पास आता है, जिसे देखकर उसे यकीन नहीं आ रहा था। पॉली हॉबरमेलो के बारे में पूछता है तो कॉन्स्टेंट रोने लग जाती है। वो पूछती है कि बस आप ही जिंदा बच पाए, तो पॉली कहता है कि नहीं। और तब हैरी सेल्डन उनके सामने आता है। उसे देखकर कॉन्स्टेंट उसके सामने झुक जाती है। हैरी कहता है कि वॉल्ट बहुत महान काम कर सकता है, ये जितना दिखता है उससे कई ज्यादा बड़ा है। हैरी उसे उठने को कहता है और बताता है कि ये सब मेरे प्लान का हिस्सा था। टर्मिनस का बलिदान ही फाउंडेशन को बचा सकता था। और तब फाउंडेशन के लोग सामने आते हैं। कॉन्स्टेंट अपने पिता से मिलती है और हम जान पाते हैं कि दरअसल टर्मिनस के विनाश से पहले ही हैरी सभी लोगों को वॉल्ट में ले आया था, जिसमें गेलविन भी शामिल था। ये वॉल्ट हद से ज्यादा बड़ा था, एक ग्रह की तरह, और टर्मिनस के सारे लोग अब इसमें मौजूद थे। वही दूसरी तरफ हम गेल को देखते हैं जो प्राइम रेडियंट को देख रही थी। तब हैरी उसके पास आता है। गेल कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि क्या सेलबोर की मौत से आने वाले कल में कुछ बेहतरी आई या नहीं। हैरी कहता है कि हम ये नहीं जान सकते कि किसी एक व्यक्ति की वजह से आने वाले कल में कोई बदलाव आएगा। गेल कहती है कि मेरा दिमाग ये समझता है मगर मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं। सेलबोर की मौत का कोई तो मतलब होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो मेरे लिए जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हैरी समझाता है कि कितना अजीब है ना, हम मानवता को बचाने निकले हैं मगर हम अपने प्यारों को ही बचा नहीं पाते। ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरा गेल जब मैंने सोचा ना हो कि अगर आज याना जिंदा होती तो क्या होता, हमारी बेटी कैसी होती, क्या वो दोनों खुश होते और हमारा परिवार पूरा होता। लेकिन हमें खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा। उनकी जिंदगी की एक कीमत है। अगर सेलबोर कुछ ना करती तो आज हम जिंदा ना होते। अगर याना ने अपनी कुर्बानी ना दी होती तो आज मैं जिंदा ना होता। आज वो यहाँ नहीं है इसलिए ताकि हम आगे बढ़ते रहे। गेल पूछती है कि मुझे बताओ, क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारी भविष्यवाणी सच होगी? तो हैरी कहता है कि हाँ, मुझे पूरा विश्वास है। वहीं ट्रेंटोर पर डिमर्जल तीनों सम्राट के शरीर को आजाद कर देती है जो पहले से ही बैकअप के लिए बनाए गए थे। डिमर्जल उनसे उनका परिचय लेती है तो तीनों अपना नाम बताते हैं और कहते हैं कि हम सम्राट है। डिमर्जल कहती है कि क्या तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ? तो तीनों कहते हैं कि तुम डिमर्जल हो। डिमर्जल कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा यहाँ रहूंगी जैसे मैं हमेशा से यहाँ थी। वो कहती है कि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे तीनों क्लोन्स को एक साथ जगाना पड़ा हो, मगर तुम सब निराश मत होना, इस बार मेरे पास कुछ ऐसा है जो सब कुछ बदल के रख देगा।
फिर डिमर्जल उन्हें प्राइम रेडियंट दिखाती है। डस्क पूछता है कि क्या तुम इसे समझ पा रही हो डिमर्जल? तो डिमर्जल कहती है कि पूरी तरह से नहीं, मगर मैं इसे समझ लूंगी। सीन दोबारा से इग्नस पर आता है। गेल पूछती है कि आगे क्या करना है हैरी। तो हैरी बताता है कि म्यूल को हराने के लिए हमें उसके समय का इंतजार करना होगा। सेल्वोर की मौत ने हमें एक बात तो समझा दी है कि हम भविष्य को बदल सकते हैं, इसलिए हमें उसे डरने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हारे लिए क्रायोपोड तैयार किया है जिसमें तुम अगले 150 सालों तक सोने वाली हो। गेल कहती है कि मेंटालिक्स का क्या, म्यूल को हराने के लिए इनको भी तो तैयार करना जरूरी है। तो हैरी समझाता है कि ये काम मैं करूंगा, मैं इन्हें साइको हिस्ट्री सिखाऊंगा और इनकी शक्तियों का इस्तेमाल करना भी। तुम चाहो तो हर साल किसी एक दिन जाग कर तुम अपने लोगों से मिलना, इन्हें प्रेरणा मिलेगी क्योंकि तुम इनके लिए देवी सम्मान हो। गेल कहती है कि सेल्वोर को इसी बात का तो डर था कि कहीं मैं लोगों के लिए उनकी देवी ना बन जाऊं, जिस पर हैरी कहता है कि सेल्वोर सही थी, अगर तुम अपने कर्तव्य भूल गई तो तुम भटक जाओगी। गेल कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं हर साल जागकर ये सारी तैयारियां देखती रहूं, लेकिन क्या होगा जब एक दिन मैं जागूंगी और तुम मुझे ना मिलो। मेरे अपनों में एक तुम ही तो बचे हो, तुम्हें खो दिया तो मैं हिम्मत हार जाऊंगी, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। रही बात मेंटालिक्स की, तो अभी हमें गहरी नींद में जाने की जरूरत नहीं, हम 1 साल तक रुक कर इन लोगों को सब कुछ सिखा देंगे, फिर तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं और हम दोनों एक साथ गहरी नींद में चले जाएंगे। मैं नहीं जानती कि जब मेरा सामना म्यूल से होगा तो मैं क्या करूंगी, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि अगर मेरा सामना दूसरे हैरी सेल्डन से हुआ तो उस समय तुम्हारा वहाँ होना बहुत जरूरी है। तुम वो आखिरी व्यक्ति हो जिसे मैं अपना परिवार कह सकती हूँ, मुझे अपने परिवार से दूर मत करो। तब हैरी गेल की बात मान जाता है और हम देखते हैं कि मेंटालिक्स बेगर जहाज से 2 क्रायोपोड्स लाते हैं। हैरी और गेल पॉड्स के अंदर जाते हैं जिसमें लिक्विड भरने लगा। हैरी घबराया हुआ था तो गेल उसे वो बात कहती है जो रैश ने उसे कही थी। गेल कहती है कि घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस मेरे साथ प्राइम नंबर्स की गिनती करो। और धीरे धीरे ये दोनों पॉड में सो जाते हैं, जिसके बाद सभी मेंटालिक्स इनके सामने झुकते हैं इनके सम्मान में। अब 150 साल बाद हैरी सेल्डन और गेल डॉर्निक जागेंगे, तब बहुत कुछ बदला होगा। जरा कल्पना करें, इग्निस ग्रह पर नए लोग होंगे, आकाशगंगा में बहुत कुछ बदलने वाला है। वो लोग जिन्हें अभी तक हम जानते थे वो सब मर चुके होंगे और शायद हैरी सेल्डन की बात सच हो, तब तक आकाशगंगा में युद्ध की शुरुआत भी हो चुकी होगी, कौन जाने। एपिसोड के सबसे आखिरी सीन में हमें 152 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां हम म्यूल को देखते हैं। वो किसी से बात कर रहा था, कहता है कि मैंने उसे दोबारा देखा, मैंने गेल को देखा, वो कई बार मेरे सपनों में आई, मगर अब वो यहाँ आ चुकी है मेरे समय में। मुझे गेल डॉर्निक को ढूंढना होगा इससे पहले कि वो मुझे ढूंढे, मुझे उसका विनाश करना होगा। और यहाँ हम म्यूल की आंखों में खौफ देख सकते हैं। हालांकि पिछले एपिसोड्स में जब भी हमने म्यूल को देखा हमें ऐसा ही महसूस हुआ जैसे म्यूल गेल से बहुत ताकतवर है, मगर म्यूल के दिल में गेल का डर है और अब तो उसके पास मेंटालिक की एक सेना भी होगी अगर गेल जिंदा हुई तब। और इसी तरह कई सारे सवालों के साथ इस कहानी का यही अंत होता है दोस्तों। मगर आने वाले समय में और भी एपिसोड्स रिलीज होंगे, तब हम आगे जान पाएंगे। खैर, आप बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी, कौन सा किरदार आपको सबसे अच्छा लगा, इसे लेकर अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं किसी और कहानी में।